तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए हम कुछ नया सीखते हैं रियल नंबर पे में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इस बार का टॉपिक रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ेंगे रियल नंबर्स के। रियल नंबर की बात करो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम इस चैप्टर में रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन रियल नंबर्स को दो टाइप में क्लासिफाइड कर देंगे, रेशनल में और इरेशनल में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो टाइप के होते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ओके। डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ओके। अगर हम टर्मिनेटिंग नंबर की बात करें तो ये कुछ इस तरह के नंबर होते हैं, लाइक 2/5। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये इजिली कट जाता है। पॉइंट लगाओ, 20, 5 4 जा 20, इजिली डिविजिबल होता है ना। इसका आंसर इनफिनाइट टर्म्स तक नहीं जाता, सर्टेन, यानी इसका रिमाइंडर एट द टाइम 0 आएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करें हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की, तो ये एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, यानी सिंगल हम नहीं बता सकते कि जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक ही टाइप का होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का नाम रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ओके। और बात करें इसकी तो ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग, हाँ, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर की, तो ये कुछ इस टाइप के इसके रिजल्ट्स आते हैं, लाइक 1.3333 डैश डैश डैश, यही आता रहेगा हमेशा, मतलब ऐसे ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 बार करके। बार मतलब कॉन्टिन्यूटी, है ना, लगातार चलता रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, लाइक 1.10 100 100 1, है ना। इसी तरीके से 4 टाइम 0 डेड डेड डैश, मतलब इस टाइप के नंबर सर्टेनिटी नहीं रहेगी, कुछ है इस तरह का मान सकते हैं आप, लाइक 3.14, ठीक है, और 7 समथिंग लाइक दैट। बहुत सारा लंबा जा रहा है, अजीब से नंबर जो पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। सो अगर हम देखें टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर की, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आता। और अगर नॉन रिपीटिंग की बात करें तो यहाँ पर भी जो नंबर होता है, आई मीन रिमाइंडर होता है, वो 0 नहीं आता। तो इसकी खास बात है कि रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला, और इसकी खास बात है कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास नंबर है 2/3। अब इस 2/3 को हम डिवाइड देते हैं और देखते हैं क्या रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलो मैं इस पार्ट को आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2, यहाँ लिखता हूँ 3, पॉइंट लगाया 20 हो गया, 3 6 18 आ गया। बचा कितना? ये बचा 2। अब पॉइंट को दोबारा लगाएंगे, फिर 20 हो गया, 3 6 फिर 18, फिर ये फिर 2 बचा, फिर 3 6 18, यानी कि बार बार मुझे 2 मिल रहा है, रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर 2 मिल रहा है। तो ध्यान से देख सकते हैं कि ये कभी भी
जीरो रिमाइंडर नहीं आने वाला, 2 ही आएगा और हर बार। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर। क्लियर है ना। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप √2 इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, या √3 इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखिए, √2 का स्क्वायर रूट निकाल के देखिए, √5 का स्क्वायर रूट निकाल के देखिए। ये जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले से करते हैं ना, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जब रिमाइंडर 0 आता है वही उसका रिजल्ट है ना। जैसे 4 का हम निकालते हैं या फिर 144 का निकालते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है। तो इतना हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और भी अपना कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक बात को ऑलवेज याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस्टरडे वाला कोई नहीं है यहाँ, तो चलो हाथ इरेज कर दे रहा हूँ हाथ से। तो देखो, अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करूं तो ये हमारा नंबर होता है रेशनल, याद रखना ये रेशनल नंबर होता है। ओके, और इनकी बात करूं तो इनमें ये वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है ये होता है रेशनल और ये होता है इररेशनल। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसा है, ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल आएगा, बट ये इररेशनल है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नॉन रिकरिंग वाला ये आपका कैसा होता है, इररेशनल नंबर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रेशनल होता है, बट नॉन रिकरिंग वाला रेशनल नहीं होता, वो इररेशनल होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, इतना नोट कर लो फटाफट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रेशनल नंबर होता है। अगर कोई डेसिमल नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, तो उससे हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को आप रेशनल फॉर्म यानी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर की, सॉरी रिकरिंग नंबर की, डेसिमल नंबर की, तो उसे भी आप रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, तो उसे हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज वाई उसे हम क्या नहीं बोल सकते, रेशनल नंबर। तो वो क्या है, इररेशनल नंबर। तो ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है कि इररेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इररेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि उसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं लाइक √2, और जैसे मैंने बताया कि वो इररेशनल नंबर है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप डेसिमल नंबर है। तो चलो चेक करके देखते हैं कि क्या राइट है या रॉन्ग। ठीक है, तो चलो हमने √2 का एग्जांपल ले लिया ओके, और सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि प्रूव दैट √2 is a irrational number. ओके, आपसे पूछ रहा है प्रूव दैट √2 is a irrational number। तो दो मेथड होते हैं, एक ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी और बोरिंग मेथड, लेंदी तो बोल सकते हैं, जो भी बोलो। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहले। ठीक है, फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो मैंने 2 ले लिया, सिंपल 2। ओके, इसके बाद स्टार्ट करता हूं। ओके, सो 1 1 जा 1 है, यहाँ 1 लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी 1। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और यहाँ 1 + 1 2। ठीक है, अब आगे मुझे अगर रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट तक लेकर आऊंगा, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो कोशिश करूंगा कि लास्ट में 0 यानी रिमाइंडर 0 मिले। तो मैं करता क्या हूं, यहाँ पॉइंट में बहुत सारे पेयर ऑफ जीरोज इंक्रीज करता हूं। तो मैंने पेयर ऑफ जीरोज इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो एक 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5, चलो 5 नंबर तक हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करते हैं।
मैंने यहाँ पॉइंट वाला नंबर 00 लिया तो यहाँ पे पॉइंट लगाने का है अभी मुझे, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूंगा जिससे 100 आ जाए। आपको 8th क्लास में स्क्वायर रूट सिखाया गया, जिसको नहीं आता वो 8th क्लास का स्क्वायर रूट वाला फंडा रीड करेगा, फिर से लॉन्ग डिवीजन वाला, ठीक है। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि 24 4 जा 96 होता है ना। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी 4 4 जा तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसके बाद फिर से पेयर, नेक्स्ट पेयर आप नीचे लेकर आइए, ये हो गया 28। अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 2 यानी 564, ठीक है, बहुत हो जाएगा। तो एक काम करिए 1 से करिए तो ये हो जाएगा 281, मतलब 2 से ज्यादा हो जाएगा ना, 2 टू द 4 8 16 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया 1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कीजिए 9 9 में से 8 1 और 3 में से 2 1। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 282, ओके। फिर से ये वाला 0 हो चुका, ये वाला 0 हो चुका है, अभी नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस 00। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं कितने टाइम्स जाता है। तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स करके देखिए 282 4 एंड 4 4 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 9 8 4 जा 32 3 4 2 जा 11, ठीक है। तो ये काफी पास आ रहा है, तो इसको ले लेता हूँ, यहाँ 4 ले लेता हूँ, यहाँ 4 आ गया, तो ये कितना हो गया 1 1 2 9 6, ठीक है। चल यहाँ पे भी 4 लो, सब्सट्रैक्ट करो, 4 आया 0 आया, 8 में से 2 कितना 6 604, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पेयर 00 नीचे आता है और आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐड कर लीजिए, ये हो गया 8 2 8 2, ठीक है ना, 8 2 8 2। अब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेते हैं तो 6 की काफी करीब आता है, लेकिन 8 3 है ना 24 ज्यादा हो जाएगा, तो आप 2 टाइम्स ही करिए, तो 2 टाइम्स करिए 2 8 और 2 और इनटू में 2, तो 2 2 जा 4 8 2 जा 16 2 2 जा 4 5 8 2 जा 16 5, ठीक है। ये काफी है, नहीं तो अगर हम 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, ओके। तो ये हो गया आपका कितना 4 6 5 6 2 सॉरी 5, ठीक है। तो इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए और यहाँ आ जाएगा 4 8 2 8 2 और ये आ जाएगा आपका 6 3 और यहाँ पे आपका 13 में से 5 8 9 6 3, ठीक है 3 8 3 6। तो ये चलता जाएगा क्योंकि मैंने एक पेयर ऑफ जीरो जोर ले लिया, तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा, बहुत सारे नंबर ऐसे आते रहेंगे, रिपीट नहीं होने वाले। तो इसलिए हम √2 को क्या बोलेंगे, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, क्या बोलेंगे, बिकॉज यहां राइट करेंगे हियर √2 is equal to 1.4142 dash and it is non terminating non recurring number, decimal number, so it is irrational number, ओके ना। तो एकदम इजी सा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिनको लॉन्ग डिवीजन नहीं आता उनके लिए एक और मेथड, वो वैसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि 10th में भी आपको वही यूज करना है। तो ठीक है, इसको आपने देख लिया, अब आगे चलते हैं वो वाले मेथड को भी, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो फिर एक नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं इसी का। बस एक बात का याद रखिएगा, जैसे √2 भाई इतना प्लेस भी नहीं था, तो अगर मैं जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल रहा था, ठीक है, तो कब कहां तक निकालना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि हम, या एक सिस्टम होता है कि हम वहां तक उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन तक। जैसे √2 का वैल्यू क्या है 1.414235 डैश डैश डैश, मैंने कहां तक निकाला था 2 तक, है ना। लेकिन 2 तक नहीं निकालना है, आपको थोड़ा एक स्टेप और लेकर जाना है। आप 1 के बाद यहाँ देखिए, चाहे तो आप इतना कर सकते हैं तब भी चलेगा, यानी 2 तक गए थे आप, फिर 1 लेकर जाइए और फिर 3, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे √2 की वैल्यू निकाली थी 4142 डैश डैश डैश, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनमें से दोबारा रिपीट कर रहा हो। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे,
मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए 4 दोबारा रिपीट हुआ, हाँ हुआ, तो यहां पे मैंने इसको ले लिया, लेकिन एक नंबर आप एक्स्ट्रा और लेंगे तब भी चल जाएगा। जैसे 4-1 आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या है 4-2, मतलब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 1 और ले लेते हैं तो और ज्यादा श्योरिटी हो जाती है, जितने ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा श्योरिटी। तो इसके बाद करेंगे तो 1 आएगा, फिर करेंगे तो 3 आएगा, 1 के बाद यहाँ 4 आ रहा, लेकिन यहाँ 1 के बाद 3 आ रहा। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई हो रहा है कि ये जो नंबर है वो रिपीटिंग टाइप नहीं है। किस तरह का है? नॉन रिपीटिंग टाइप। और यहां से भी क्लियर हो रहा है, देखिए 4 के बाद 1 आया और फिर 4 के बाद 2 आ गया, जबकि 4 के बाद क्या आना चाहिए था? 1। अगर 4 के बाद 1 आता तो रिपीटिंग रहता, बट 4 के बाद आया क्या? 2 आया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि √2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई? 1.4142। 4 के बाद 1, 4 के बाद 2, जो कि रिपीटिंग नहीं है, जो कि रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है। सो दैट इज व्हाई √2 इज अ इरेशनल नंबर। बट अब हम सेकंड मेथड पे चलते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बोर नहीं होने का बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरह का चैप्टर है, अगर आप बोर हो गए तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा, 10th में प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, ठीक है? 10th से रिलेटेड। तो क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल है। तो देखिए, इसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे जब आपसे पूछ रहा है कि इरेशनल नंबर प्रूव करें, तो आपने माइंड में इसका अपोजिट लें। मतलब समझो, जैसे मैंने कहा अभी दिन का टाइम है, ठीक है, डे टाइम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे बोलता हूं, मैंने कहा कि अच्छा प्रूफ करो ये दिन है, प्रूफ करो। तो आप क्या करेंगे यार? आप बड़े मतलब है ना, कहेंगे अरे यार ये क्या है, प्रूफ करो कि ये दिन है। तो आप उल्टा लिख देंगे कि दिन का अपोजिट क्या होता है? रात, यानी डे का अपोजिट नाइट। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रूव दैट दिस टाइम इज अ डे, ठीक है, दिस इज डे, तो अगर आपसे पूछ रहा हूं तो आप इसका अपोजिट लेट कीजिए नाइट। अब नाइट में क्या होता है? मतलब आपको जस्ट अपोजिट करना है। नाइट में क्या होता है? नाइट में स्टार्स होते हैं बहुत सारे। तो अब आप बोलेंगे क्या इधर पे स्टार्स दिख रहे हैं? अभी इस टाइम स्टार्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट जो है कंडीशन नाइट वाली गए, है ना? अब दूसरी कंडीशन, सपोज दैट, मैं नॉर्मल ये नहीं बता, आप कहने लगे सर बादल है, बादल में तो नहीं दिखते और स्टार्स, वो नहीं, नॉर्मल कंडीशन ले रहा हूँ। अब मून वाली कंडीशन ले लेता हूँ कि नाइट में मून दिखता है, क्या मून दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो सन दिख रहा है। तो यहाँ सारी कंडीशंस नाइट वाली फॉलो नहीं हो रही हैं। तो जब नाइट वाली फॉलो नहीं हो रही है तो फिर डे हो जाएगा। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आपने जो लेट किया है, मतलब आपसे कह रहा है प्रूफ करो ये ए है, प्रूफ करो दिस इज ए, तो तुम अपने मन से लेट क्या कर लोगे? चलो ठीक है, मान लेते हैं ए नहीं है बी है, तो बी की सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हुई। आपने लेट करा बी है और बी की कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करी, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, बी नहीं, ये तो ए है। नहीं समझ में आया? चलो और एकदम छोटा सा इजी सा एग्जांपल ले लेता हूं। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैथ की बुक है, मैथ, ठीक है, मैथ की बुक है। मैंने पूछा प्रूफ करो कि मैथ की बुक है। तो एक तो तरीके हैं, आप डायरेक्ट बताएंगे कि देखो इसमें बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस हैं, ये देखो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ। और दूसरा तरीका क्या है, जो ये बोलता है उसमें ये तरीका होता है, अगर ये पूछता है जैसे सपोज दैट उसमें मैथ में कुछ भी नहीं लिखा है, नॉर्मल सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कहीं पे भी कोई ये लिखा है दिस इज द मैथमेटिक्स बुक, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ करो ये मैथ की बुक है, तो आप क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट, आप लेट कर लेंगे, चलो मैथ की नहीं है, मान लेते हैं मैथ की नहीं है, ये साइंस की बुक है, मैथ की नहीं, साइंस की बुक है। तो अगर ये साइंस की बुक है तो इसमें साइंस के चैप्टर, साइंस के कॉन्सेप्ट्स दिए होंगे। तो आपने जब देखा, दिखाया कि यहाँ पे तो साइंस के एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी अगर आप अपने आप को गलत कर दे रहे हैं तो दूसरा वाला सही। समझे भाई? आपसे पूछ रहा है कि प्रूफ करो ये मैथ की बुक है, तो आपने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं मैथ की नहीं, साइंस की बुक है, ठीक है। अब बताओ क्या साइंस का ये चैप्टर है, इसमें मैटर एंड सराउंडिंग है क्या? क्या इसमें मोशन चैप्टर है क्या? लॉ ऑफ मोशन चैप्टर, लॉ ऑफ फोर्स, जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस है वो है क्या? नहीं है। क्या साउंड है क्या? नहीं है। हाँ, डाइवर्सिटी वाला सेल चैप्टर, टिश्यू कुछ है क्या? नहीं है। तो जब नहीं है तो ये साइंस की तो नहीं है। तो अगर साइंस की नहीं यानी मैं गलत, तो कौन सही?
दूसरा वाला बंदा, यानी मैथ की बुक है। तो हमें भी यहाँ पे यही चीज करना होता है। तो थोड़ा घूम रहे होंगे आप लोग, क्या बता रहे हो यार सर, समझ में बिल्कुल नहीं आता। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब बस इतना होता है कि आपसे अगर पूछ रहा है इरेशनल नंबर, तो आप उल्टा लेट कर लिए। चलो मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल। अब सारी रेशनल की जो कंडीशन है वो अनफॉलो करा दीजिए। तो अगर रेशनल नंबर नहीं तो फिर क्या, इरेशनल। सिंपल सा, समझ गए आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हटाता हूं। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप करेंगे क्या, जस्ट अपोजिट लेट करिए। चलिए लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ओके, चलो लेट कर लेते हैं √2 रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, है ना। तो हम यहां राइट कर देंगे, so it can be written as p/q, है कि नहीं, p/q where q does not equal to 0, ये कंडीशन होती है, हालांकि इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड p/q तो हो ही गया, और साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हैं p/q में, एंड दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दी SCF ऑफ P and Q मस्ट बी 1, है ना। SCF मैंने बताया था, रेशनल नंबर अगर देखेंगे तो मैंने इस चीज को बताया था कि जो P और Q का जो SCF है 1 होना चाहिए। मतलब ऐसे अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो, एंड यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, एंड it is in the form of its simplest form। तो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो SCF कितना होगा, so its सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, so its SCF, इट्स का मतलब यहां पे ये बोल सकते, सो SCF ऑफ P एंड Q, है ना। P और Q का SCF कितना होगा, 1। अभी मस्ट भी नहीं लगा रहा हूं, आया समझ में कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 2/3 है। बताओ 2 और 3 का SCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा ना। तो अगर कोई रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका SCF 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्लियर है, इसे प्रूफ करने के लिए। तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, मैंने बोला लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। इट इज if it is in the form of its simplest form, so SCF of P and Q is equal to 1। अब आगे क्या करने वाला हूं, हम √2 को P/Q के इज इक्वल टू ले लूंगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर मैंने लेट करा है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म p/q है। तो हम यहाँ राइट करेंगे, सो √2 इज इक्वल टू p/q। अब क्या करूंगा, Q को इधर ले आऊंगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p/q इज इक्वल टू √2, जैसा लिख जाए, है ना, बात तो एक ही है। अब Q को सेकंड साइड ले जाए तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू √2q, है ना, Q का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो p का स्क्वायर करिए तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो 6 का एक फैक्टर है,
2 is the factor of 6 and 3 is also the factor of 6. इसका क्या मतलब हुआ? 2 is the factor of 6 and 3 is also the factor of 6, यानी 2 and 3 both the factor of 6. इसका ये मतलब हुआ। फिर से समझो, जैसे मान लो मैंने लिखा 6 is equal to 2 into x, तो क्या हुआ मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ 2 is one of the factor of 6 and x का मतलब भी क्या हुआ? फैक्टर। x का मतलब भी फैक्टर, 2 का मतलब भी फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है ये भी याद रखिए। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फैक्टर का मतलब कि ये जब हम उसके फैक्टर को उसके एक्चुअल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। वो डिविजिबल हो जाएगा। लाइक 2 को 6 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। क्लियर हुआ ये बात? पक्की बात। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे सपोज दैट मेरे पास लिखा हुआ है p और यहाँ लिखा हुआ है 2 into x, तो क्या हुआ मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो p को डिवाइड कर देगा सिंपली इजी वे पे। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि p इज डिविजिबल बाई 2। ध्यान समझिए भाई, हम ये बोल सकते हैं जो p है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों सर? अरे क्योंकि 2 इज द फैक्टर ऑफ p, क्योंकि 2 जो है वो उसका फैक्टर है तो उसको डिवाइड भी कर देगा, सिंपल। ऐसे ही x में भी लिख सकते हैं कि p इज आल्सो डिविजिबल बाई x, है ना? x से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी जैसे इसके मैंने फैक्टर्स कर दिए तो जो फैक्टर होता है वो एक्चुअल नंबर को डिवाइड कर देता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 8 ले लिया तो क्या आ जाएगा? 2 into 4, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा 4 से भी होगा। मैंने 10 लिया तो 2 into 5, यानी ये इसको भी डिवाइड कर देगा इसको भी डिवाइड कर देगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप। तो चलो देखते हैं आगे, ठीक है, ध्यान से। चल, तो मैंने ये सीखा कि अगर सपोज दैट कहीं लिखा है p इज इक्वल टू 2 into x, तो इसका मतलब ये हुआ जो p है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे भी p जो है वो x से भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे। अब अच्छा एक बात बताइए, यहां लिखा है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो ये जो मैं यहाँ पे बता रहा था p इज इक्वल टू 2 into x, तो ये भी तो वही चीज है ना। 2 into मान लो लिखा हुआ है q स्क्वायर, वही चीज तो है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2? नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। देखो फैक्टर हो गया ना, 2 into q स्क्वायर मतलब 2 इज द फैक्टर। हाँ, ऐसे यहां पर भी 2 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो मैं यहां लिख सकता हूं सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। सिंपल, p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक बात और याद रखिए, जैसे सपोज दैट मेरे पास लिखा है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 8, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर 2 इसका फैक्टर है और वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, यहाँ पे 8 को और आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 into 2 into 2, ठीक है, और भी लंबा जाएगा ना, जैसे 8 हो गया 8 2 16 अब जाएगा। तो अब मैं तुमसे बोलूं सभी यहाँ पे 2 ही है। अब अगर 2 इसका फैक्टर है, किसका? 4 स्क्वायर का, यानी 4 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। 4 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो ये जो 2 है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, तो क्या 4 को डिवाइड नहीं करेगा? 4 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना? इसका मतलब तो ये हुआ। तो क्या ये 4 को डिवाइड नहीं करेगा, स्क्वायर को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो p को भी कर देगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। नहीं आया समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी तो डिवाइड करेगा ना। अगर वो स्क्वायर के टर्म को डिवाइड कर रहा तो एक्चुअल नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार ऐसे देखते रहो भाई, ये टफ क्वेश्चन है, हाँ ऐसे हलवा नहीं है। आपके आंसर इससे अच्छा तो वही वाला है जो पहले बताए थे। ठीक है, मैंने बताया था आगे भी आपको काम आएगा। तो p इज डिविजिबल बाई 2, ये हमें क्लियर हो गया।
अब इसकी हेल्प से मैं एक और इक्वेशन बना, क्या है मतलब, इसका मतलब ये है, मान लो मैंने बोला P इज डिविजिबल बाई 3, ऐसे बोला मैंने, मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ P, मतलब P को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग, अगर उसका फैक्टर है तो 3 इंटू समथिंग, सर नहीं समझना, ऐसे समझ, मान लो मैंने बोला 6 इज डिविजिबल बाई 2, 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 2 है वो 6 का एक फैक्टर है, एक, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो एक और फैक्टर आ जाएगा, एक और फैक्टर आ जाएगा, लेकिन क्या इस केस में आप डिवाइड करके एग्जैक्ट बता सकते हैं आंसर क्या आएगा, नहीं, तो इसलिए मैंने x लिया, एक अलग वेरिएबल, क्लियर हो गया, ओके, तो चलो देखते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है P इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू द 2m, 2 इंटू समथिंग, 2m, नहीं है समझ में, पक्का ना, आया, आ गया होगा, तो P इज इक्वल टू 2m, मतलब यहाँ देखो लिखा है P इज आल्सो डिविजिबल बाई t, 2, तो P जो है वो 2 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो P का एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर यानी एक और भी फैक्टर हो सकता है ना, तो मैंने m लेट कर लिया, एग्जैक्ट तो पता नहीं है। अब क्या करूंगा, सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, नहीं ऐसा में, देखिए ध्यान से, p का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहां से ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 से p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां राइट कर रहा हूं मैं p स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी p स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, आपको समझ में आ जाएगा, इस कंडीशन को गलत करने के लिए, p एंड q का HCF 1 है ना, इस कंडीशन को गलत करने के लिए, तो यहाँ पे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, अब इसको कट करो, 2 से 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 2m स्क्वायर, कट हो जाएगा ना, 2 2 जा 2m स्क्वायर, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज और ये चीज सेम नहीं लग रही, यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल 2q स्क्वायर था, क्या मतलब था इसका, इसका मतलब ये था कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ क्या मतलब होगा, यहाँ होगा सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब अगर ये 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने यहां बोला था p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी p जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2 है वो p का फैक्टर है। फर्स्ट पॉइंट पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, यहां पे भी तो सेम आ रहा है, q is also divisible by 2, यानी 2 is also the factor of q, यानी 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो गया, वो इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, यानी 2 तो फैक्टर हो गया, और यहाँ तो 1 बता रहा है, यानी ये बात तो गलत हो गई, ये तो गलत हो गई। तो अगर इनकी, मेरा जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया था या मैंने जो एजम्पशन किया था वो अगर रॉन्ग है तो यानी वो इरेशनल है, बस यही प्रूव करना था, सिंपल। तो यहां से एक बात पता चल गई, सो हियर 2 इज द हाईएस्ट कॉमन, चाहे तो आप इसको इक्वेशंस ले ले या रहने दे, सो हियर 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, क्योंकि देखिए 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि मेरा एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। सो हेंस here 2 is the HCF of p and q, so hence the
assumption of mine is wrong. आप ऐसे भी लिख सकते हैं but we assume that SCF of P and Q is 1. So this is the contradict मतलब oppose. So this is the contradiction. So this is the contradiction of our assumption. ठीक है, of our assumption. ओके, assumption का मतलब जो मैंने assume किया था, of our assumption. So या फिर hence under root 2 is irrational number. हो गया, खत्म, क्लियर हो गया. तो काफी लंबा था, आई नो दैट, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. बहुत सारे बच्चों का डाउट भी था कि ये सब नहीं आ रहा. तो देखिए ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अच्छे से दिया है. अगर आपको ये नहीं समझ में आया 2 SCF कैसे हो गया, तो इसको भी देख लीजिए. थोड़ा सा लंबा खींच देता हूँ. देखिए जो P है वो डिविजिबल है 2 से, और Q भी 2 से डिविजिबल है. तो हम Q को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग. सेम तो नहीं लिख सकते, समथिंग. तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा, तो यानी SCF हो गया ना. ऐसे भी कर सकते हैं. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक √3, √5, √7, √6. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी तरीके से आप प्रूफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, और कर भी सकते हैं आप. सेम यही स्टेप्स, यही कॉन्सेप्ट, लेकिन रट्टा नहीं मारना है. अगर आप देखिए, मैं चाहता तो इसको 2, 3, 4 मिनट में या 5 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन काफी खींचा मैं. उसका रीजन ये है कि अगर आप हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप को समझेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन आप भूल जाएंगे. आगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भूल जाएंगे. लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये हुआ क्यों है, तो आप नहीं भूलेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लेट करा कि SCF जो है 1 होना चाहिए, P by Q के फॉर्म में होना चाहिए. तो आप तुरंत √2 को P by Q के फॉर्म में राइट करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे जिससे वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, इररेशनल से स्क्वायर किया. देन आप यहाँ पे इसकी मदद से ये पता कर लेंगे, मतलब आपका एक ही मोटिव है, ये चीज जो SCF 1 आपने किया है ना, उसे गलत प्रूफ करना. SCF 1 के प्लेस पर कुछ और. तो देखिए लास्ट में आप यहाँ पे पहले P जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा, फिर Q जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा. मतलब क्या हुआ कि SCF जो है वो 1 नहीं बल्कि 2 है. हो गया आपका assumption रॉन्ग. तो अगर आप गलत तो दूसरा सही, इसीलिए √2 क्या हो गया, इररेशनल नंबर. ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा. तो आज के लिए इतना ही है, मैंने डेसिमल टाइप बता दिए हैं. अभी नेक्स्ट डे पे हम कुछ और देखेंगे. ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. ओके बाय.